Baby friendly hospital initiative. Baby friendly hospital was introduced in 1991 by WHO and UNICEF. मतलब BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की शुरुआत WHO और यूनिसेफ के द्वारा 1991 में की गई, जो कि प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड सपोर्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को हॉस्पिटल के अंदर या बर्थ सेटिंग के अंदर। इसकी शुरुआत 1991 में यूनिसेफ WHO के द्वारा की गई, लेकिन इंडिया के अंदर ये जो है 1992 में लागू हुआ था। इसकी बेसिकली 10 स्टेप होती हैं, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल की 10 स्टेप होती हैं। अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो 125 कंट्रीज़ के अंदर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है काम कर रहा है, और ये सभी जितने भी हॉस्पिटल और सेंटर हैं उनके अंदर जो है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है इन्फेंट की इम्यूनिटी को। ब्रेस्ट फीडिंग से मदर और बेबी के बीच में जो बॉन्ड बनता है, प्योर नेचुरल बॉन्ड बनता है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, माँ अपने बच्चे को आराम से दूध पिला सकती है, इसमें एक भी पैसा खर्च नहीं होता है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इससे किसी भी प्रकार से इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता, ठीक है। वर्क एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसकी वजह से मदर के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव के तरह काम करता है। कम से कम 6 मंथ तक मदर जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है ये कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है। और 6 है इंड्यूस ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन। ब्रेस्ट फीडिंग से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह मदर के अंदर नहीं होती है और यूट्राइन इन्वोल्यूशन में आराम से हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के 10 पॉइंट्स के बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का नंबर 1 हॉस्पिटल पॉलिसीज़। दिस इज़ माय फर्स्ट पॉइंट। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल में पहला पॉइंट है हॉस्पिटल पॉलिसीज़। इसके अंदर 3 बातें हैं जिनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। नंबर 1 है कॉम्प्ली विद इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सब्सटीट्यूशन एंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन। यानी कि इसमें कहता है कि BFHI को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बनाया है इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग, जो क्या करता है ब्रेस्ट फीडिंग के जो भी सब्सटीट्यूशन हैं उनकी लीगलिटी पे प्रतिबंध लगाता है वो। मतलब कि ये कहता है कि किसी भी तरीके से कोई भी सब्सटीट्यूशन ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क की जगह नहीं ले सकता। कोई भी सब्सटीट्यूशन, कोई भी उत्पाद माँ के दूध की जगह नहीं ले सकता। माँ का दूध ही सबसे उत्तम माना गया है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं उनकी खरीद बिक्री पे रोक लगाई गई है इसके द्वारा। ये साफ करता है कि कोई भी प्रोडक्ट माँ के दूध को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ओके। रिटर्न इन्फेंट पॉलिसीज़, इसके अंदर हर एक हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग की जितनी भी पॉलिसी हैं वो रिटर्न में लिखी हुई होनी चाहिए, ताकि सबको हर एक बात का पता चले, हर एक बात के बारे में नॉलेज प्राप्त हो। थर्ड पॉइंट है इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग एंड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी हो रही है उनके अंदर यह ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए कि सभी माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया गया है, और सभी फीमेल जो भी डिलीवरी की है वो सब अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं। इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए। ऐसा ना हो कि डिलीवरी करने वाली महिलाओं की संख्या और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं की संख्या में अंतर है। ये बढ़ावा देता है ब्रेस्ट फीडिंग को, ठीक है, प्रमोट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को। हर एक महिला जो डिलीवर करती है बेबी को, वो हर एक महिला को इस बात का पता हो, हर एक पॉलिसी के बारे में पता हो, नियम के बारे में पता रहना चाहिए, और सभी तरीके की बातों का पता रहना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। ये सब कुछ इंश्योर किया जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट है स्टाफ कॉम्पिटेंसी। स्टाफ कॉम्पिटेंसी मतलब स्टाफ की योग्यता। ये पॉइंट कहता है स्टाफ शुड हैव नॉलेज एंड स्किल टू सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं उनके पास में ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग नॉलेज होना ज़रूरी है, उनके पास में स्किल का होना ज़रूरी है। वो हर एक माँ को बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करते हैं, कैसे करवाई जाती है, क्या टेक्निक है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस टेक्निक से ज़्यादा अच्छा रहता है।
ठीक है। ये जोड़ देता है वर्कर की कॉम्पिटेंसी स्किल्स के ऊपर। कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में जो भी वर्कर काम करता है उसके पास में ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग स्किल्स होना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेंड स्टाफ ऑन सपोर्टिंग मदर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग। ट्रेंड स्टाफ जो है, स्टाफ को ट्रेंड किया जाए और ट्रेंड स्टाफ ही जो है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताए। क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि जो भी मदर पहली बार जो भी गर्ल्स है, जो भी फीमेल है पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको पता नहीं होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करवानी है। तो ये ज़रूरी है कि हर एक मदर को जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है उसको अच्छे से बताया जाए, अच्छे से नॉलेज दी जाए। और वो कौन दे सकता है? ट्रेंड स्टाफ, स्किलफुल स्टाफ ही दे सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर इज द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट फोकस करता है डिस्कसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबीज मदर। मतलब कि एंटीनेटल केयर के दौरान जो स्टाफ है, जो वर्कर है, वो माँ को बताएगा ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जितने भी फ़ायदे, नुकसान तो कुछ है ही नहीं, फ़ायदे ही हैं कि मदर को जो फ़ायदा है, बेबी को क्या फ़ायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का, उसके बारे में वो अच्छे से अवगत करवाएगा, मदर को अच्छे से बताएगा। प्रिपेयर मदर इन हाउ टू फीड देयर बेबी। और एंटीनेटल केयर के दौरान ही स्टाफ यानी जो वर्कर है वो मदर को समझाएगा कि किस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, बच्चे को किस तरीके से होल्ड करना है, किस तरीके से पोजीशन लेनी है, किस तरीके से कांटेक्ट में लेके आना है, किस तरीके से माउथ को ब्रेस्ट के पास में टच करवाना है। आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी अच्छे से स्वेलो कर रहा है, शक कर रहा है। मदर के रिफ्लेक्सेस के बारे में, बेबी के सकिंग रिफ्लेक्सेस के बारे में जानकारी देनी है कि बच्चा शक करता है, बेबी की कब डिमांड होती है, कि बेबी कब दूध पीना चाहता है, वो किस तरीके की आवाज़ प्रोड्यूस करता है, वो कूइंग आवाज़ प्रोड्यूस करता है या रोता है, हंगर है बेबी का कैसे पता चलेगा, बेबी तो बोल नहीं पाता। तो ये सारी बातें जो है एंटीनेटल केयर के दौरान ही मदर को बता दी जाती हैं, ओके। फोर्थ पॉइंट इज़ फोकस ऑन राइट केयर आफ्टर बर्थ। अब जो कि फीमेल थी, प्रेग्नेंट थी, एंटीनेटल केयर के दौरान हॉस्पिटल में आई, अब उसके बाद में जब उसकी बर्थ होती है तो उस दौरान जो भी केयर दी जाती है वो प्रमोट करती है ब्रेस्ट फीडिंग को, ओके। जैसे कि इसमें बताया हुआ है कि हॉस्पिटल सपोर्ट मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग बाई। हॉस्पिटल में बेबी डिलीवर हो चुका है तो किस तरीके से स्टाफ जो है मदर को मोटिवेट करता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। एनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बिटवीन मदर एंड बेबी सून आफ्टर बर्थ। जन्म के तुरंत बाद ही मदर और बेबी के बीच में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जाता है। यह वर्कर का काम है, ठीक है। उसको ये पता होना चाहिए किस तरीके से मदर और बेबी के बीच में स्किन टू स्किन कांटेक्ट बनाना है। बेसिकली ये कंगारू मदर केयर को प्रमोट करने वाली बात है, ठीक है, जिसमें माँ और बच्चे दोनों एक दूसरे के साथ में स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रहते हैं। और इसी वजह से माँ और बच्चे के बीच में एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है, अच्छी बॉन्डिंग डेवलप होती है। बच्चे को पता चलता है कि ये मेरी माँ है और इससे मुझे कांटेक्ट में रहना है। माँ का भी स्नेह जो है बच्चे के प्रति होता है। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्किन टू स्किन कांटेक्ट की वजह से ही बेबी और माँ के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा मिलता है। हेल्पिंग मदर टू पुट देयर बेबी टू द ब्रेस्ट राइट साइड, यानी कि ये स्टाफ बताएगा, वर्कर बताएगा या उसको किस तरीके से आपको बेबी को होल्ड करना है ताकि बेबी जब चाहे तब बेबी ब्रेस्ट फीड कर सके, ठीक है। जब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रहे तो बेबी जब चाहे तब ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। इसके लिए स्टाफ जो है मदर को मोटिवेट करेगा, बताएगा। और बेसिकली देखिए स्किन टू स्किन कांटेक्ट यही कंडीशन है, यहाँ मदर और बेबी के बीच में कोई कपड़ा नहीं है, दोनों स्किन टू स्किन कांटेक्ट है ना, ऊपर से फिर ये जो है कपड़ा जो है ताकि कोई हवा ना लगे। और ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट कंडीशन जो है वो हाइपोथर्मिया से भी बच्चे को बचाती है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो भी नुकसान होने वाले हैं उनसे बचाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 फोकस करता है सपोर्ट मदर विद ब्रेस्ट फीडिंग। हॉस्पिटल सपोर्ट मदर टू ब्रेस्ट फीडिंग बाई चेकिंग पोजीशन, अटैचमेंट एंड सकिंग, ठीक है। यानी वर्कर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को
सपोर्ट करेगा किस तरीके से, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है या फिर दूध पिलाते टाइम या ब्रेस्ट फीडिंग करते टाइम स्टाफ जो है इस बात को फोकस रखेगा या बताएगा कि बच्चे को किस तरीके से होल्ड करना है। देखिए माँ ने किस तरीके से होल्ड करी, ये सिखाया जाता है कि बेबी के आपको बैक के पीछे से किस तरीके से पकड़ना है, अपर पार्ट को, लोअर पार्ट को, और किस तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट के पास में लेकर के जाना है जिससे बच्चा जो है गुड अटैचमेंट फील हो, है ना। एक प्रॉपर पोजीशन के बारे में सिखाया जाता है। प्रॉपर पोजीशन होगी तभी तो बच्चा अच्छे से दूध पी पाएगा, है ना। मतलब ये सारी बातें बताई जाती हैं कि पोजीशन का ध्यान रखना है। जब बेबी ब्रेस्ट को टच करे, उसको माउथ के अंदर पूरा एरियोला को ले, तो उस टाइम पे किस तरीके से उसको टच करना। बेसिकली क्या होता है कि ये जो पोजीशन है बेबी के अंडर दी बैक और ये लोअर पार्ट में बेबी को टच करना है। उसके बाद में बेबी के माउथ को ब्रेस्ट के पास में लेके जाते हैं। तो जो बेबी की नोज़ है वो डायरेक्टली निप्पल के अपोजिट में रहती है, तो बेबी के माउथ को लोअर निप्पल के नीचे वाले हिस्से में टच करवाया जाता है। जब वो नीचे टच करता है तो उसके बाद में अपर पार्ट को ओपन करेगा और वाइट जो है ब्रेस्ट का पार्ट वो मुंह के अंदर जाएगा और तब स्वैलो करेगा। तो यहाँ पर यही पोजीशन रहती है कि माँ को, एक तो बच्चे की पोजीशन ये वाली, दूसरा माउथ और एरियोला के बीच में गुड अटैचमेंट, माउथ के अंदर वाइड पार्ट ऑफ द एरियोला को इंसर्ट करें, और तीसरा जब बेबी शक करे, दूध को पिए तो सकिंग रिफ्लेक्स। ये तीन चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। गिविंग प्रैक्टिकल ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट, अगर मदर कुछ नहीं समझ पा रही है तो मदर को बताया जाता है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाता है कि किस तरीके से उसको बच्चे को होल्ड करना है, शक करना है, रिफ्लेक्सेस का ध्यान रखना है, और बेबी किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है। हेल्पिंग मदर विथ कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम, और मदर को ये भी बताना है कि अगर गलत तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए तो बच्चों को मास्टाइटिस हो सकता है या एस्पिरेशन की समस्या हो सकती है। इन चीज़ों के बारे में मदर को अवगत करवाया जाता है। पॉइंट नंबर 6 है जो सपोर्ट करता है सप्लीमेंटिंग। किसको? सप्लीमेंटिंग। तो हॉस्पिटल सपोर्ट मदर बाय ब्रेस्ट फीडिंग गिविंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क अनलेस देयर आर रीजन्स, यानी मदर को इसके अंदर ये बताया जाता है कि एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है 6 मंथ तक, वो ओनली केवल मिल्क ही देना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है, ये मदर को बताया जाता है। साथ में मदर को ये भी बताया जाता है कि बच्चे को दूध के अलावा, ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं देना, पानी तक नहीं देना है। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर ने कुछ दवा दी है, दवा के लिए बोला है कि ये जो दवाई है इसको पानी में थोड़ा घोल करके और पिला देना, तो वो मदर को देना पड़ेगा। ये बेसिकली मदर को बताया जाता है कि मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना है 6 मंथ तक। लेकिन अगर मेडिकल कंडीशन है, कोई डिजीज़ है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, तो आपको देना पड़ेगा। ये मदर को स्पेशली बताया जाता है कि दूध के अलावा और कोई चीज़ केवल तभी प्रोवाइड की जाएगी जब कोई डिजीज़ कंडीशन हो या डॉक्टर ने देने के लिए बोला हो। प्रायोरिटाइजिंग डोनर ह्यूमन मिल्क व्हेन ए सप्लीमेंट इज़ नीडेड। अच्छा, कुछ माता ऐसी भी होती हैं जन्म के दौरान बच्चा डिलीवर हो गया और माँ की डेड हो जाती है, तो ऐसे बच्चे के लिए क्या करें? माँ तो है नहीं, तो ऐसे बच्चों के लिए डॉक्टर प्रेफर करता है कि किसी और मदर का दूध उनको पिलाया जाए, लेकिन दूध माँ का ही होना चाहिए, सप्लीमेंट वगैरह ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। पॉइंट नंबर, हेल्पिंग मदर टू वांट टू फार्मूला फीड टू सो सेफली। अगर डॉक्टर ने बोला है किसी भी रीजन से, डिजीज़ कंडीशन, माँ को कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है, तो फार्मूला फीड के लिए अगर डॉक्टर ने बोला है तो दे सकते हैं। लेकिन ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, जब मदर को कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से माँ बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। पॉइंट नंबर 7 बताता है रूमिंग इन के बारे में। किसके बारे में? रूमिंग इन के बारे में। बेसिकली रूमिंग इन के क्या है? रूमिंग इन ऐसी कंडीशन है जिसमें माँ और बच्चे बेबी जो है वो एक ही कमरे में स्टे करते हैं, उस कंडीशन को रूमिंग इन कहा जाता है। माँ और बच्चा दोनों एक ही कमरे में स्टे करते हैं, उनको माँ और बच्चों को एक ही कमरे में रखा जाता है, उसे रूमिंग इन कहते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि माँ जब चाहे तब बच्चे को दूध पिला सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी वो फील करे कि बच्चा रो रहा है या फिर कूइंग की आवाज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो माँ जो है अपने बच्चे को कभी भी दूध पिला सकती है। नंबर 1 पॉइंट तो ये। और दूसरा, जो एंजाइटी होती है मदर को
जब वो देखती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, या अगर बच्चा रूम में नहीं है कहीं और है, तो बच्चे माँ को क्या एंजाइटी होती है। जैसे मान लो चलो बच्चा है, उसको रेडिएंट वार्मर में रखा गया है, और तो माँ को एंजाइटी रहती है कि कहीं मेरा बच्चा चोरी ना हो जाए, या मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो रहा है, कैसा है। तो उस एंजाइटी से बचाने के लिए, उस एंजाइटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, माँ के रूम में ही बच्चे को रखा जाता है। इसी कंडीशन को रूमिंग कहते हैं। तो इसके 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1, माँ अपने बच्चे को कभी भी दूध पिला सकती है। दूसरा, बेबी और माँ के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तीसरा कि माँ के अंदर एंजाइटी नहीं होती कि मेरा बच्चा चोरी नहीं हो गया, या मेरा बच्चा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, या कोई ले तो नहीं गया। इस तरह की एंजाइटी से बचाता है। ठीक है, तो ये है रूमिंग की कंडीशन। पॉइंट नंबर 8 इज़ बेसिकली रेस्पॉन्सिव फीडिंग। रेस्पॉन्सिव फीडिंग का मतलब होता है फीडिंग ऑन डिमांड। रेस्पॉन्सिव फीडिंग का मतलब होता है फीडिंग ऑन डिमांड। माँ को ये सिखाया जाता है कि माँ को ये पता रहे कि बेबी किस तरीके की आवाज़ निकालता है जब उसको भूख लगती है, जब वो हंग्री होता है। अब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है तो वो बोल तो सकता नहीं कि मम्मी मुझे दूध पिलाओ, तो इसलिए माँ को पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरीके की आवाज़ निकालता है। बेसिकली बच्चा जो कूइंग की आवाज़ प्रोड्यूस करता है या रोता है, तो माँ को समझ जाना चाहिए कि बच्चा जो है अभी दूध पीने के लिए डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो हमें माँ को ये बताना है कि माँ को बच्चा बोलेगा नहीं कि मुझे दूध पिलाओ, तो वो जिस तरीके की आवाज़ निकालता है उससे पता चले कि भाई बच्चा भी हंग्री है या बच्चा रो रहा है, तो माँ को ये पता चले कि बच्चे को दूध पिलाने की ज़रूरत है। और बेसिकली ये हॉस्पिटल के अंदर तो यही है कि जन्म के आधे घंटे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर दी जाती है, और हर 2 से 3 घंटे के अंदर बच्चे को दूध पिलाना ज़रूरी है। और माँ को ये भी सिखाया जाता है अगर बच्चा बार बार टॉयलेट कर रहा है तो इसका मतलब बच्चे भूखा होगा, बार टॉयलेट कर रहा है मतलब निकल रहा है, तो उसको दूध पिलाना ज़रूरी है। ठीक है, और माँ को ये भी बताया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की कोई लिमिट नहीं है कि आपको 5 मिनट 10 मिनट ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। माँ को ये बताया जाता है कि बच्चा जितना दूध पीना चाहे उसको पीने दिया जाना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर 9 इज़ बेसिकली बताता है बोतल स्टीट्स और पेसिफायर के बारे में। मतलब कि जो भी बोतल फीडिंग है उसको अवॉइड किया जाए। माँ को ये बताया जाता है कि बोतल से दूध नहीं पिलाना है, बोतल से दूध पिलाने के क्या क्या नुकसान है उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, कि बोतल से दूध पिलाना कितना नुकसानदायक है। अगर माँ बोतल से दूध पिलाती है तो बच्चे को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बेसिकली बीमारियाँ होती हैं, दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है ना, और इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। इसलिए माँ को अच्छे तरीके से समझाया जाता है कि बच्चे को जो है कभी भी किसी भी आर्टिफिशियल निप्पल या पेसिफायर या प्लास्टिक की बोतलों में दूध नहीं पिलाना है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 10 है बेसिकली डिस्चार्ज के बारे में। इसमें क्या हुआ है, मदर को सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। डिस्चार्ज के टाइम पे भी एक बार और रिवाइज कर दिया जाता है, काउंसलिंग कर दी जाती है, और उसको अच्छे से समझाया जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत फ़ायदे हैं। अगर आप दूध पिलाओगे तो बच्चा इन्फेक्शन वगैरह से बचेगा, आपकी और बच्चे की अच्छी बॉन्डिंग होगी, बच्चे को हाइपोथर्मिया नहीं होगा, इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और साथ में अगर उनको ज़रूरत है तो कम्युनिटी के अंदर और भी जो दूसरे स्टाफ हैं, जहाँ पर जो माँ रहती है उस जगह कोई स्टाफ है, तो उनसे भी उनका कनेक्शन करवाया जाता है कि अगर आपको दिक्कत हो ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग, दूध पीते समय बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। तो इससे हम समझते हैं कि बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव 1991 में आया, इंडिया के अंदर 1992 में लागू हुआ, और इसके 10 पॉइंट्स हैं जो फोकस करते हैं बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर कि ब्रेस्ट फीडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करवानी चाहिए, कि किस तरीके से करवानी चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पोजीशन का ध्यान रखना चाहिए। हर एक बात के बारे में हमने यहाँ पे सीखा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।